हेलो दोस्तों, वेलकम टू पढ़ाकू क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि हम पीवाईक्यू की सीरीज़ लेकर चल रहे हैं। तो आज जो हम पीवाईक्यू की सीरीज़ लेकर चलेंगे वो एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ही लेकर चलने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम पहला क्वेश्चन अब देखने वाले हैं, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी इन 1991 टू मेक एन इंटरनेशनल एडजस्टमेंट ऑफ इंडियन करेंसी। तो सबसे पहले इसमें दो चीज़ें समझनी है। एक तो डिवैल्यूएशन के बारे में समझना है और दूसरा 1991 में क्या क्या हुआ था वो चीज़ समझेंगे, ठीक है। तो 1991 में क्या क्या हुआ था ये पहले बताइए। तो हाँ, 1991 में मैंने आपको बताया था कि कुछ इंसिडेंट हुए थे। क्या क्या हुए थे पहले बताओ कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो पीवी नरसिम्हा राय, पीवी नरसिम्हा, ठीक है। और फिर आपके फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे। तो मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, ठीक है। और इस समय 1991 में ही हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की थी। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने क्या किया था, एलपीजी मॉडल अडॉप्ट किया था। एलपीजी में क्या था आपका, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या किया था हमने, जो जैसे लाइसेंस सिस्टम था, लाइसेंस सिस्टम को खत्म करके हमने जो 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 भी रूल एंड रेगुलेशन था उसको क्या बनाया था, फ्लेक्सिबल बनाया था। और प्राइवेटाइजेशन में हमने क्या किया था कि जहाँ पे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो रही थी अननेसेसरी, उसको रोकने की कोशिश की और हमने प्राइवेट जो कंपनियां हैं उसको भी मौका दिया। और ग्लोबलाइजेशन में हमने क्या किया, दूसरी कंट्री से कनेक्ट करना यानी ट्रेड करना, जो कि हमने 1947 से लेकर 1991 तक हमने जो क्लोज्ड इकोनॉमी अडॉप्ट की थी, क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी उसको खत्म किया। यानी अब हम दूसरे देशों के साथ भी ट्रेड करने में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसी में अगर मैं ऐड करूं कि डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, ठीक है। तो डिवैल्यूएशन अभी तक इंडिया में कितनी बार हो चुका है, तो अभी तक डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन का मतलब होता है करेंसी की जब वैल्यू हम क्या करते हैं, कम करते हैं एज कम्पेयर टू जो भी ग्लोबल करेंसी होती है। जैसे डॉलर काफ़ी फेमस है, तो डॉलर के मुकाबले जब हम अपनी करेंसी की वैल्यू कम करते हैं इंटेंशनली, जब गवर्नमेंट कम करती है तो वो डिवैल्यूएशन होता है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि डिवैल्यूएशन इंडिया में कितनी बार हो चुका है, तो 3 बार हो चुका है। एक 1949 में, यानी 1947 में जो हमारा करेंसी की वैल्यू था 1947 में, वो 1 रुपी बराबर क्या था, 1 रुपी बराबर $1 था, ठीक है। लेकिन 1949 में हमने डिवैल्यूएशन किया, फिर हमने डिवैल्यूएशन, अब 1949 में हमने जब डिवैल्यूएशन किया तो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और 19 फिर नेक्स्ट कब किया, 1966 में। 1966 में जब हमने किया तो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थी हमारी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। क्योंकि जनवरी के टाइम में ही 1966 में जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे उनका मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी इंदिरा गांधी बनी थी। फिर जो हमारा जब डिवैल्यूएशन हुआ वो हुआ 1991 में। तो 3 बार डिवैल्यूएशन अभी गवर्नमेंट ने इंटेंशनली कर चुकी है। इस समय पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। तो ये 3 बार अभी तक डिवैल्यूएशन हो चुका है, डेट के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ याद रखना। अब डिवैल्यूएशन क्यों होता है, जब फिजिकल इंबैलेंस हो, फिजिकल इंबैलेंस। फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दो तरीके की पॉलिसी होती है। जब मैं आपको डिटेल क्लास समझाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा क्या होता है फिजिकल इंबैलेंस। दूसरा क्या होता है, करेंट अकाउंट डेफिसिट, करेंट अकाउंट डेफिसिट, डेफिसिट हो तब डिवैल्यूएशन करना पड़ता है। या फिर ग्लोबल मार्केट खराब हो, जैसे गल्फ वॉर हो, या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस हो, या फिर इंपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, क्रूड प्राइस इंक्रीज हो जाए, क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाए, तो हमें डिवैल्यूएशन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब डिवैल्यूएशन की कुछ हिस्ट्री है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ मैंने आपको क्या बता दिया, 1991 में जो भी चीज़ें हमने की थी वो बता दिया, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ द रुपी 1991, यानी निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में रुपए के अवमूल्यन का प्रभाव नहीं था। याद रखना नहीं था पूछ रहा है आपसे कि डिवैल्यूएशन करेंगे तो इसमें से कौन सा इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ताकि भारतीय मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक में किया जा सके। यानी एक चीज और आपको मैंने आपको बताया था कि 1991 में हमने क्या किया था, डुअल एक्सचेंज रेट पॉलिसी अडॉप्ट की थी। डुअल एक्सचेंज रेट पॉलिसी अडॉप्ट की थी, ठीक है। तो डुअल एक्सचेंज रेट पॉलिसी भी अडॉप्ट की थी 1991 में। तो 1991 जब भी आए तो कुछ चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सब पीवाईक्यू का आई है, ठीक है। तो इसमें से क्या नहीं इंक्रीज होगा, तो देखिए जी, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, हम डिवैल्यूएशन ही इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो, क्योंकि इंपोर्ट प्राइस हाई हो जाता है। तो हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, जानबूझ के अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करना पड़ता है, और चाइना खास करके ये पॉलिसी अडॉप्ट करता है, ठीक है। राइज इन इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैपिटल, ये भी होता है। और डिक्रीज इन इंपोर्ट, ये डिक्रीज इन इंपोर्ट जाहिर सी बात है वो ये भी होता है। यानी क्या नहीं होता है, तो इंक्रीज इन इंपोर्ट, ये इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो 1991 के डिवैल्यूएशन से आपको इतना चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिकेनियल सेंसस ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड अंडर विच सेंसस। अब देखो, अब पहले सेंसस जब आया तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है सेंसस से। कुछ चीज सबसे पहले सेंसस, सबसे पहले इंडिया में सेंसस कब होता है, 1871, ठीक है। 1870, उस समय जो वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड मेयो, ठीक है। लॉर्ड मेयो के टाइम पे होता है। फिर दूसरा कब होता है, 1882 में, उस समय हमारे वायसराय कौन होते हैं, लॉर्ड रिपन, ठीक है। फिर हमें आ जाना है सीधा 19, फिर एक सेंसस एक्ट आता है 1948 में, सेंसस एक्ट, ठीक है। सेंसस एक्ट 1948। फिर हमें आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहला जो सेंसस होता है वो कब होता है, तो 1951 में, 1951। इतना चीज आपको याद रखनी है, आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट सेंसस, ठीक है। अब जो लास्ट जो सेंसस अभी हुआ था, अभी कितने कब हुआ है, 2011 में, 2011 में, ठीक है। इतना चीज आपको याद रखनी है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो सेंसस होता है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, कौन सी मिनिस्ट्री कराती है, बता सकते हो, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, MOH, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है। हाँ, 2011 से एक और चीज पूछ सकता है कि जो सेंसस हुआ उसके जो सेंसस कमिश्नर जो थे वो कौन थे, तो सेंसस कमिश्नर आपको याद रखना है BK रॉय थे, लेकिन ये पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए। फिर कुछ ऐसे करके इनका नाम है, इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि इसके कौन थे, क्योंकि पूरा BK रॉय तो एक थे, एक और पर्सन थे जिन्होंने कंप्लीट कराया था, ठीक है। 2011 का सेंसस कमिश्नर थे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है, अभी फिलहाल में गवर्नमेंट ने ये कहा है, क्योंकि 2011 के बाद हमारा जो सेंसस होने वाला था कब होना है, 2021 में, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, कोविड के कारण, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने 2025 में, 2025 मई, डेट याद रखना, मई 1 को ये अनाउंस किया है कि जो नेक्स्ट सेंसस होगा वो कब होगा, 2027 में। कितने फेज में होगा, 2 फेज में होगा, 2 फेज में, ठीक है। कितने फेज में होगा, 2 फेज में, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, कास्ट सेंसस भी होगा, कास्ट सेंसस के साथ साथ पॉपुलेशन वाला भी होगा, जो पॉपुलेशन काउंट करते हैं, ठीक है। और एक और चीज याद रखना, ये जो 2027 में होगा ये सिर्फ और सिर्फ जितने भी स्टेट हैं, जितने भी स्टेट है, जैसे हिमालयन स्टेट को छोड़कर 2027 में होगा, लेकिन 2026 में जो होगा, 2026 में जो होगा वो आपका हिमालयन स्टेट में होगा, हिमालयन स्टेट, यानी जहां पर हिमालयन वाली बाउंड्री आती है, ये एक ही फेज में होगा, एक ही फेज में होगा, 1 फेज, ठीक है, 1 फेज में होगा, ठीक है। तो इतना चीज आपको याद रखना है। 2011 का लास्ट सेंसस हुआ था, कोविड के कारण नहीं हो पाया,
2025 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, मई फर्स्ट, डेट भी याद रखना, 1 मई को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम 2027 में सेंसस कराएंगे, 2 फेज में, कास्ट सेंसस भी कराएंगे और पॉपुलेशन दोनों वाला कराएंगे। साथ ही साथ 2026 में हिमालयन जो स्टेट है, यानी जैसे इंडिया का जो नॉर्थ वाला पार्ट है, ये जो जहाँ पे मतलब बोल सकते हो हिमालय, जो हिमालय से कनेक्टेड है, वहां पर 2026 में होगा। ठीक है, इतना चीज हमें याद रखना है। किससे रिलेटेड है? तो सेंसस से रिलेटेड है। ठीक है, क्या क्या याद रखना है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है, सेंसस सबसे पहले कहां पर होता है, कब होता है? 1871 में। वायसराय कौन होता है? लॉर्ड मेयो। फिर रिपन के टाइम में होता है 1882 में, और तब से 1882 से लेकर तब से जो 10 साल के हर 10 साल पे ये सेंसस कंटिन्यू होता है। ठीक है, इंडिया में सेंसस एक्ट आता है 1948 में आफ्टर इंडिपेंडेंस, और सबसे पहला आफ्टर इंडिपेंडेंस सेंसस होता है 1951 में। इतना चीज आपको याद रखना है। ठीक है, और किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है सेंसस? तो होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया कि 2025 में 2021 में गवर्नमेंट ने बोला 2021 में सेंसस होने वाले थे, लेकिन नहीं हो पाया ड्यू टू द कोविड, और 2025 में मई में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 2027 में वापस से सेंसस कराएंगे। और जो हमारा चलेगा 2027 वाला मैंने आपको बता दिया 2 फेज में होगा, इसमें कास्ट सेंसस भी इंक्लूडेड है, और 2026 में जो होगा वो आपका हिमालयन स्टेट, जो कि एक ही फेज में होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है कि हाँ, किस एक्ट के तो ये एक्ट मैंने बता ही दिया कि सेंसस एक्ट 1948। ठीक है, तो सेकंड वाला थर्ड इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो ये बाकी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ फिस्कल रिफॉर्म? ठीक है, फिस्कल रिफॉर्म का कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है? अब फिस्कल रिफॉर्म जब भी आए तो आपको एक चीज याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है? तो 2 तरीके, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है और एक फिस्कल पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई सारा डिसीजन लेता है। ठीक है, और इसमें फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। इतना भी याद रखो, ज्यादा डिटेल में नहीं, बाद में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो, अब फिस्कल रिफॉर्म में क्या नहीं इंक्लूड होगा? चेंज इन इंटरेस्ट रेट, पब्लिक एक्सपेंडिचर तो फिस्कल का ही पार्ट हो जाएगा। टैक्स रिफॉर्म गवर्नमेंट ही करती है, कोई दूसरा तो करता नहीं है टैक्स रिफॉर्म। कंट्रोल ऑफ पब्लिक डेब्ट भी गवर्नमेंट ही करती है। तो क्या नहीं होगा? चेंज इन इंटरेस्ट रेट। क्यों? क्योंकि ये कौन करता है? आरबीआई करता है, आरबीआई। अब ये मुझे बता दो कि आरबीआई कब बना था? 1 अप्रैल 1935 को बना था। ठीक है, और आरबीआई के सबसे पहले जो गवर्नर थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और फिर अभी जो गवर्नर है वो कौन है? 26 नंबर के कौन है? संजय मल्होत्रा, जो आपको याद रखना है, संजय मल्होत्रा। ठीक है, कितने साल के लिए है? 3 साल के लिए। कौन अपॉइंट किया इनको? तो प्रेसिडेंट ने किया। ठीक है, प्रेसिडेंट। इतना चीज आपको याद रखना है। और इन्होंने किसका मतलब बोल सकते हो किसका पोस्ट मतलब किसको रिप्लेस किया? तो शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। इतना चीज आपको आरबीआई के रिगार्डिंग बेसिक चीजें याद रखनी है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट में आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? आपसे क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट। और किसके बारे में पूछ रहा है? विद रिस्पेक्ट टू रेपो रेट। अब रेपो रेट कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई किस में आता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी में आता है, मॉनेटरी पॉलिसी। इससे क्या करता है आरबीआई? तो रेट को चेंज करता है, बढ़ाता है, घटाता है। ठीक है, तो वो चीज है। अब इसमें बोला है कि रेपो रेट से क्या, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो इट इज ए सिंगल पॉलिसी रेट टू ए सिंगल सिग्नल दैट इज स्टांस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू अचीव द मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स जब कंट्री लेवल पे हम बात करते हैं, कंट्री लेवल पे हम बात करते हैं, यानी बड़े लेवल पे बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव टू हैव ए ग्रोथ विथ प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक बात है। ठीक है, it is a policy rate which is a key to lending rate of a central bank and its nomenclature varies from country to country। ये भी बात सही है। जरूरी थोड़ी है कि जो करंट जो अमेरिका का रेपो रेट हो वो इंडिया के रेपो रेट हो, जरूरी थोड़ी है, नहीं जरूरी है। ठीक है, तो ये भी बात सही है। इट इज द रेट एट विच बैंक प्लेस देयर फंड विद आरबीआई एंड रिसीव कोलेटरल। हाँ, अब क्या है इसमें बैंक प्लेस करता है? नहीं, इसमें ये करता है। ये जो ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, यानी ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन थर्ड जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सारे चीज ऑप्शन
4 जो है, इट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो फंड्स फ्रॉम दैट वे। यानी इसमें क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, वो पैसा लेते हैं किससे, आरबीआई से, और जिस रेट पे लेते हैं उसी रेट को हम रेपो रेट के नाम से लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन अब इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, यानी ऑप्शन थर्ड जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो थर्ड हो जाएगा वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट, हाँ, NNP एट ए मार्केट प्राइस। अब देखो ये NNP एट ए मार्केट प्राइस किस 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 चैप्टर का है, तो ये आपका नेशनल इनकम का, जब हम नेशनल इनकम पढ़ते हैं, नेशनल इनकम पढ़ते हैं तो उसके कंपोनेंट का है, यानी जब हम कंपोनेंट का, यानी इससे क्या, इस सब क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें नेशनल इनकम डिटेल में जाकर समझना होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट ए मार्केट प्राइस कैन बी डिफाइंड एज। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट ए मार्केट प्राइस किस पे डिफाइन होगा, तो ग्रॉस वाला जहां होगा उसे निकाल देना, और जहां माइनस होगा उसे निकाल, क्योंकि एडिशन होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है, एडिशन होता है। अब देखो ऑप्शन थर्ड देखो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए मार्केट प्राइस माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नहीं माइनस नहीं करेंगे, उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस भी नहीं होगा, डेप्रिसिएशन नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ग्रॉस वाला ऐसे ही नहीं होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए मार्केट प्राइस प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो बाहर से जो पैसा आता है उसको भी हम इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, यानी जब हम नेशनल इनकम समझाऊंगा, जब मैं आपको नेशनल इनकम समझाऊंगा, NNP एट ए मार्केट प्राइस समझाऊंगा, GDP एट ए मार्केट प्राइस समझाऊंगा, ठीक है, GNP एट ए मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ये क्या होता है, ये सब चीजें हमें डिटेल में समझना है जब मैं क्लास आपका कंटिन्यू करूंगा डेप्थ लेवल पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। अब ये बताओ कि प्लानिंग कमीशन कब बना, बता सकते हो प्लानिंग कमीशन कब बनता है, तो प्लानिंग कमीशन बनता है 1950 में। ठीक है, इसका काम क्या होता है, तो 5 ईयर प्लान को कंटिन्यू करना, 5 ईयर प्लान को, 5 ईयर प्लान को सही तरीके से चलाना। इसका हेड कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर हेड होता है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो 5 ईयर प्लान है, लास्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला था, 2012 से लेकर 2017 तक, और ये कौन से नंबर का 5 ईयर प्लान था, तो 12। इतना चीज आपको ध्यान रखना। लेकिन हमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा, अब नबार्ड के बारे में, पहला ऑप्शन है नबार्ड। अब नबार्ड के बारे में कुछ बता सकते हो, नबार्ड, नबार्ड का फॉर्मेशन कब बना, नबार्ड बेसिकली बनता कब है, ये 12 जुलाई 1982 को बनता है। ठीक है, हालांकि इसका जो एक्ट है वो 1981 में ही आ गया था, 1981 के एक्ट के ही थ्रू बन गया था, लेकिन फॉर्मेशन होता है 1982 में। ठीक है, और नबार्ड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इसका जो प्रोग्राम है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ही आएगा, तो उस समय मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, और नबार्ड से रिलेटेड कोई खास बात नहीं है, बस आपको डेट याद रखना है, कब फॉर्मेशन हुआ, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर। और इसमें ऑप्शन में क्या है, एक है नीति आयोग, तो नीति आयोग पे आएंगे, पहले सेबी पे आते हैं। सेबी के हेड कौन है, अभी चेयरपर्सन कौन है, बता सकते हो चेयरपर्सन कौन है, तो तुहिन कांत पांडे। ठीक है, इनका टाइम पीरियड कब तक का है, तो 3 साल का था। ठीक है, इन्होंने कब, ये 27 फरवरी को इन्होंने ये लिया है, 2025, 27 फरवरी यानी 2028 तक चलेंगे। ठीक है, और सेबी क्या है, एक बता सकते हो, स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, कैसा है, कब फॉर्मेशन हुआ, तो सेबी का फॉर्मेशन हुआ था 1988 को। कब हुआ था, 1988 को। ये उस समय स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं था। ठीक है, नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। अब स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है जो कानून के थ्रू बने। ठीक है, अब इसे बनाया कब गया, तो 1992 में बनाया गया कानून के थ्रू। कब आता है, 30 जनवरी को कानून एक आता है, उसके थ्रू इसका मेन मोटिव क्या होता है, जितने भी इन्वेस्टर है
उनके उनके जितने भी इन्वेस्टर हैं उनके जो उनको नुकसान ना हो, उनको उनको अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किए, सेबी का ये सब काम होता है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि सेबी का फॉर्मेशन कब, अगर एक्ट पूछे तो 1992 30 जनवरी, अगर आपसे पूछे कब बना तो 1988। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछे तो वही मुंबई में ही है, लेकिन इसके कुछ रीजनल ब्रांच भी है, जैसे न्यू दिल्ली में भी है, कोलकाता में भी है, चेन्नई में भी है, तो रीजनल ब्रांच भी है। हाँ, नाबार्ड का अगर हेडक्वार्टर पूछे आपसे कहाँ पर है तो मुंबई में। तो बेसिकली जितने भी पैसा वैसा से रिलेटेड होता है ना, पैसा रुपया, सब हेडक्वार्टर आपका मुंबई ही होता है। ठीक है, और आपसे हाँ इसके जो करंट आपके चेयरपर्सन पूछ सकते हैं तो तुमहिन कांत पांडे, ये याद रखना क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में, अभी के एग्जाम में जितने भी एग्जाम हुए उसमें ये पूछा गया। ठीक है, और हाँ इतना ही चीज आपको याद रखना है। 3 साल का इनका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इतना याद रखना है। ठीक है, हाँ अब जो हमें, हाँ इसका जो आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग, इसका मतलब प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया? नीति आयोग। नीति आयोग कब आता है तो 1 जनवरी 2015। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को आता है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग याद रखना, हेड कौन होते हैं? वही प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। ठीक है, इतना चीज आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ अब देखिए, जैसे मैं आपको बोल रहा था ना कि नाबार्ड का एक प्रोग्राम है ई शक्ति, ये नाबार्ड का ही प्रोग्राम है, नाबार्ड का ही प्रोग्राम है। ठीक है, ई शक्ति याद रखना कि ई शक्ति किसका प्रोग्राम है तो नाबार्ड का ही प्रोग्राम है। अब ई शक्ति का मेन पर्पस क्या है, किस लिए बनाया गया? तो मेन पर्पस है नाबार्ड का काम सेल्फ हेल्प ग्रुप को हेल्प करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप जितने भी है उनको डिजिटलाइजेशन करना, डिजिटलाइजेशन उनके अकाउंट, ताकि उनका जितना भी रिकॉर्ड है वो डिजिटलाइजेशन हो सके, ताकि वो आसानी से क्या कर सके, उनका कितना पैसा आया है, गया है, कितना क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन हो गए। तो यही मेन चीज होता है ई शक्ति। तो ई शक्ति किसका प्रोग्राम है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, PYQ है, तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, ई शक्ति प्रोग्राम किसका मतलब किसका बोल सकते हो, किसका इनिशिएटिव है? उसमें बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं, नीति आयोग का आ सकता है। हाँ, नीति आयोग से एक और चीज आप याद रखना, नीति आयोग अभी मैंने आपको बताया ना, नीति आयोग से एक और चीज है, इन्होंने फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट निकाला है, फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट। इसमें टॉप पे रहा है उड़ीसा, टॉप पे कौन रहा है? उड़ीसा। ठीक है, इतना चीज नीति आयोग का है, ये नीति आयोग का है। ठीक है, नीति आयोग, इतना चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, और नाबार्ड हो गया ई शक्ति का, और ई शक्ति किसका है आपसे पूछा जा सकता है, ई शक्ति किसका प्रोग्राम है तो नाबार्ड का, और फाइनेंशियल हेल्थ कार्ड रिपोर्ट किसका है तो नीति आयोग का। ठीक, सॉरी हाँ वो नीति आयोग का है, ये नाबार्ड का। क्लियर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़े। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडफॉल गेन्स। ठीक है, अब विंडफॉल गेन्स क्या होता है? विजय लाभ को राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि अब विंडफॉल गेन क्या होता है? विंडफॉल गेन एक तरीके का ऐसा गेन हो जो अचानक से आपको प्रॉफिट हो जाए, मतलब जैसे मान लो कि आपकी लॉटरी लग गई, ठीक है, वो विंडफॉल गेन में आता है। आपने उसके लिए कुछ काम नहीं किया, लॉटरी लग गई, यानी आप किसी तरह का कोई काम नहीं कर रहे हो और अचानक से आपको कोई किसी तरह का कोई प्रॉफिट, मान लो कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसे आ गई जिससे आपका प्रॉफिट हो गया, तो वो विंडफॉल गेन में आता है। ठीक है, अब इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप बिना काम किए हैं, कोई भी प्रोडक्टिव वर्क किए हैं, आपको कुछ गेन हो जाए, तो वो चीज इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें से कोई ऐसा है, देयर इज अ वैल्यू एडिशन, ये होगा, देयर इज ऑलरेडी इट हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड, ये भी होगा, इंक्लूडेड है। देयर इज अ नो इनकम, ये इनकम है भाई, पैसा तो आ रहा है तो इनकम होगा ही। हाँ, देयर इज अ नो प्रोडक्टिव एक्टिविटी, मतलब आप किसी तरह का कोई काम नहीं कर रहे हो, उससे आपका प्रॉफिट आ रहा है, उससे आपका पैसा आ रहा है, ये आपका विंडफॉल गेन है। यानी आपको इससे, इस क्वेश्चन से क्या समझ में आया? इस क्वेश्चन से ये समझ में आया कि जितने भी टर्म्स है, इकोनॉमिक टर्म्स, अब जाहिर सी बात है ये कहीं स्टैटिक का तो पार्ट है नहीं। ठीक है, ये है आपके करंट का, इकोनॉमिक टर्म्स में जो भी करंट में चल रहा है, करंट में वो चीज़ आपको अच्छी तरीके से ध्यान, देखो PYQ पढ़ने का मेन मोटिव यही होता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये ध्यान रखना है। तो हमें इकोनॉमिक टर्म जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से। ठीक है, तो विंडफॉल गेन हमें याद रखना है कि विंडफॉल ऐसा प्रॉफिट जो कि हमने बिना कुछ काम किए ही हमें प्रॉफिट हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब डेट आपको बताना है, इनमें से कौन सा डेट है एज एन इमीडिएट मेजर टू रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस
एंड इंडिया रुपीज वाज, अब पहले ही क्वेश्चन में मैंने डिवैल्यूएशन के बारे में बताया था अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी, यानी इसमें से कौन सा डेट, किस डेट को हमने ये पॉलिसी अडॉप्ट की, तो वही है 1991 का पॉलिसी जिसमें हमने ये क्या किया था, रिजॉल्व किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्यों आया था, तो गल्फ वॉर हुआ था उससे। गल्फ वॉर के टाइम में हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों, क्योंकि हमारा इंपोर्ट प्राइस है ना वो इंक्रीज हो गया। अब जैसे अभी ही रिसेंट अभी जो वॉर चल रहा था इजराइल और ईरान के बीच में, अगर वहाँ पर कुछ किसी तरीके के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो जाता तो हो सकता था हमारे यहाँ जो प्राइस ऑफ क्रूड प्राइस ऑयल का जो प्राइस है वो इंक्रीज कर जाता और हमारा भी हो सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, हालांकि इंडिया के पास रिजर्व बहुत है वो नहीं होता लेकिन प्रॉब्लम आता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं कि अगर ग्लोबल क्राइसिस होगी तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब आपको बताना है कौन सा स्कीम है जिसके स्कीम वाज अनाउंस्ड बेस्ड ऑन द 5 पिलर टू ओवरकम द डिफिकल्टीज ऑफ कोविड-19, यानी आपको योजना की घोषणा कोविड-19 के कारण भारत में उत्पन्न कठिनाइयों से निपटने के लिए 5 स्तंभ के आधार पर की गई थी। वो कौन सा प्रोग्राम, कौन सा बोल सकते हो कौन सा स्कीम, तो जाहिर सी बात है आत्मनिर्भर भारत स्कीम, ठीक है। अब ये कब आता है, अब स्वच्छ भारत अभियान कब आता है, स्वच्छ भारत अभियान आता है। अब ये जो आत्मनिर्भर आता है ये 2020 का है, ठीक है, ये डेट याद रखना। और स्वच्छ भारत आता है 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को, यहाँ 2 अक्टूबर 2014, ठीक है, 2014 में ये स्वच्छ भारत अभियान आता है सफाई के। और ये पीएम जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत ये दोनों सेम ही है और दोनों का मेन मोटिव है कि एक तरीके इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना वनरेबल सेक्शन को, ताकि 5 लाख तक उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना, एक तरीके अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना, हेल्थ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है, यानी इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आया योजना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बता रहा हूँ कि योजना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो कि है आपके किससे रिलेटेड है, सेंसस से ही रिलेटेड है, 2011 के सेंसस से ही रिलेटेड है। आपको कमेंट में बताना है कि लोएस्ट लिटरेसी किस यूटी का है, कौन सी यूटी का लोएस्ट लिटरेसी है और किस लोएस्ट लिटरेसी है स्टेट की। ये दो चीज़ें आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में, जो अब बताना है कमेंट सेक्शन, इसका आंसर दोनों का कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या होगा आंसर, ठीक है। लोएस्ट लिटरेसी यूटी में और लोएस्ट लिटरेसी स्टेट में कौन सा है, ठीक है, ये आज बताना है आपके लिए, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बताओ। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, थैंक यू।